नीट 2025 और रीनीट 2026 के बाद ये चीज तुम्हें क्लियरली समझ आ जानी चाहिए कि फिजिक्स एक रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करते हैं ना, उनको फिजिक्स में इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर्स है, सेकंड टाइम ड्रॉपर्स है, थर्ड टाइम ड्रॉपर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा मुश्किल आती है फिजिक्स के स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, फिजिक्स में एक्चुअली कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। तो एक बार आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ड्रॉपर्स को इतनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं फिजिक्स स्कोर को इंप्रूव करने में। आराम से सुनना, प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, अ लीडिंग फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। वेलकम टू नीट एल्केमी बाय अनअकैडमी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिजिक्स इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाती हूँ। तो देखो, अभी जैसे रीनी 2026 का पेपर हुआ और हम लोगों ने हमारे रैंकर स्टूडेंट से बात की, तो हमने ये चीज नोटिस की है कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, है ना, उन्होंने एक्चुअली में अपने फिजिक्स की मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। या फिर इन रैंकर स्टूडेंट्स में से वो स्टूडेंट थे जो 11-12 से ही कोचिंग ले रहे थे, उन्होंने खूब सारी प्रैक्टिस की, अपनी मैथ्स के ऊपर काम किया, अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया, और रीनीट का पेपर जितना डिफिकल्ट था, लेंदी था, उसके बावजूद उनके फिजिक्स में 150 से ज्यादा स्कोर आ रहे हैं। तो मुझे जितना मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करके मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, मेरे हिसाब से 3 रीजंस हैं। नंबर 1, मैथमेटिक्स। देखो, अगर मान लो तुम्हारी मैथ्स वीक है ना, तो तुमसे वो वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसके अंदर इजी कैलकुलेशंस हैं। लेकिन मान लो अगर गलती से भी ऐसा क्वेश्चन पेपर आ गया जो 2-3 स्टेप के अंदर सॉल्व हो रहा है, और उन 2-3 स्टेप्स के अंदर भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बिल्कुल जैसे जेईई मेंस के क्वेश्चंस के अंदर होती है, तो तुम लोगों को दिक्कत आएगी। तुम्हारा फिजिक्स का स्कोर अच्छा नहीं होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि मे बी तुम्हारी फिजिक्स अच्छी हो, लेकिन वो फिजिक्स को तुम लोग मैथ्स के अंदर नहीं लगा पा रहे। और मे बी जिन बच्चों ने पिछले साल भी नीट के लिए ड्रॉप किया था, वो इस चीज को समझ पाएंगे कि यार फिजिक्स तो हमें आती थी, लेकिन पेपर इस तरीके का आया, इतना कैलकुलेटिव आया कि हम लोग मैथ्स के अंदर ही फंसे रहे। या तो फिजिक्स का सेक्शन छूट गया, या जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया, या फिर फिजिक्स के सेक्शन को देख के ही जब हमें हिट हुआ कि यार इसमें तो काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसी से हम लोग इतने बेचैन हो गए और तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं कर पाए। तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि अब ना जी मेन के जो पीवाई क्यूज है पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जैसे कि जब मैंने पिछले साल नीट के बच्चों को जेईई मेन के पीवाईक्यूज करवाए थे ना, वो मैंने करवाए थे नीट 2025 के लेवल को देखते हुए कि ठीक है, अगर डिफिकल्टी लेवल ये है तो अपन प्रिपरेशन भी इसी डिफिकल्टी लेवल का करते हैं, अपन भी जेईई मेन के पीवाईक्यूज करते हैं। तो तब मेरा मोटिव था कि बच्चे जेईई मेन के पीवाईक्यूज करें डिफिकल्टी लेवल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन जिन बच्चों की मैथमेटिक्स वीक है ना, अब तुम्हारे पास 2 रीजन हो गए जेईई मेन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जेईई मेन पीवाईक्यूज में तुम्हें एग्जैक्टली वैसी कैलकुलेशंस दिखेगी जिन कैलकुलेशंस की वजह से तुम्हें एक पेपर बहुत ज्यादा लेंदी लगता है। नीट का पेपर देख लो अब की बार कितना लेंदी था, बट आयशानी ने पूरे नीट फिजिक्स के पेपर को 154 स्कोर है उसका फिजिक्स के अंदर 1 घंटे में कर लिया था। तो मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना इजी है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मैथ्स वीक है, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैं अभी ट्रिगोनोमेट्री वगैरह की बात नहीं कर रही, मैं अभी बात कर रही हूँ कि सिंपली अगर मैं तुम्हें a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी करने को बोल दूं ना, तो जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है उसको क्या पता लेट अस अज्यूम 1 मिनट का टाइम लगे। लेकिन अगर तुम्हारी कैलकुलेशंस वीक है, क्या पता तुम्हें 3 मिनट का टाइम लगे। तो अब तुम्हारे पास 2 रीजन है जेईई मेन के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि तुम्हारे सवालों में ही जवाब है। तुमसे जो कुछ भी नहीं होता है, तुम उस चीज को अपनी नीट प्रिपरेशन के अंदर ज्यादा करो, ताकि वो एक प्रॉब्लम की तरह ना दिखे नीट 2027 के एग्जाम में। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैथमेटिकली कैलकुलेट करने में टाइम लगता है ना, या फिर दिक्कत आती है, तो जेईई मेन के पीवाईक्यू सारे बच्चे लगाएंगे, ताकि वो जितनी भी कैलकुलेशंस है ना, नीट के एग्जाम से पहले हो जाए। और ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज की अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो देखो इंप्रूवमेंट तो आएगा ही। बाकी जो बेसिक मैथमेटिकल टूल है, मतलब हमेशा अपने ना फिजिक्स की प्रिपरेशन को बेसिक मैथमेटिकल टूल से शुरू करना। मैं अभी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में बात कर रही हूँ, कैलकुलस की, ट्रिगोनोमेट्री की, लॉग एंटी लॉग की, ग्राफ्स की। पहले इन सारी चीजों को कवर करना, उसके बाद में अपना क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस शुरू करना। ये नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर 2 पॉइंट है, बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं। अगर तुम लोग देखो ना, तो नंबर 1 पॉइंट ही रीजन है कि बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, कि यार इनको ना डीपीपी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। आज एक बच्चे ने मान लो सेशन लगा लिया,
मैंने उसको 20 क्वेश्चंस की डीपीपी दे दी और मैंने बोला कि ये डीपीपी सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास के अंदर आना। अब उस बच्चे को टाइम ही इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो डीपीपी पूरी की पूरी सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। तो वो नेक्स्ट क्लास में जब आ रहा है उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो उसकी वजह से बच्चा पहले सोचता है कि पहले मैं डीपीपी सॉल्व कर लूँ फिर क्लास लगाऊँगा, तो इससे क्लास में बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। और वैसे भी देखो, अगर मान लो तुम फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, ये चीज़ तो तुम लोग एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। क्योंकि अभी तक तुम स्कूल जा रहे थे, अभी तक तुम्हारी लाइफ के अंदर ना एक शेड्यूल था। अब जब तुम ड्रॉपर बन गए हो ना, तुम्हारी लाइफ में कोई शेड्यूल नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बैकलॉग्स कभी भी ना क्रिएट हो ना अननेसेसरीली, प्लीज एक शेड्यूल से काम करो। एक शेड्यूल बना लो कि भैया हम लोग इतने इतने बजे उठा करेंगे मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इतने बजे अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास है। सॉर्ट कर लो कि तुम लोगों को डीपीपीस किस टाइम के लिए सॉल्व करनी है। इस तरीके से शेड्यूल बना लो एटलीस्ट मंडे और से लेके फ्राइडे तक का। सैटरडे और संडे को तुम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर रिवाइज कर सकते हो, डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। और अगर अगर कोई वैलिड रीजन से बैकलॉग क्रिएट हुआ है तो तुम उस बैकलॉग को क्लियर भी कर सकते हो। तो बैकलॉग क्रिएट मत होने देना बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसा सांप है जो अपनी पूंछ को खा रहा है। आप एक ऐसे चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएंगे कि जब आप बैकलॉग को कवर कर रहे होंगे आपका नया बैकलॉग बनता जा रहा होगा। तो तुम लोग एक्चुअली में उस पॉइंट के ऊपर आ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारा बैकलॉग ना क्रिएट हो। सो स्टार्ट अर्ली ताकि किसी भी तरीके का बैकलॉग तुम्हारा ना क्रिएट हो, और स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ना ताकि सेम चीज अचीव हो जाए। तीसरी चीज जो मुझे लगती है ना, वो अगेन कनेक्टेड है। अब मान लो अगर तुम्हारा बच्चों बैकलॉग क्रिएट हो जाता है 3-4 क्लासेस का, और तुम्हारी 3-4 डीपीपी का भी बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, तो मुझे भी बच्चों अब कल के दिन 1 अगस्त को ऑफिशियली 9 साल खत्म होने वाले हैं पढ़ाते हुए। इतना तो मैं भी तुम्हें समझती हूँ कि अगर 3 क्लास का बैकलॉग है और 3 डीपीपी का बैकलॉग है, तुम प्रेफर ही यही करोगे कि पहले तुम्हारी 3 क्लासेस का बैकलॉग कवर हो। और इस सिनेरियो में वो जो डीपीपी है ना, उसका बैकलॉग काउंट बढ़ता जाता है और फिर वो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब तुम छोड़ ही दोगे, जब तुम बिल्कुल मौजी हो जाओगे, जब दिल करेगा तब डीपीपी सॉल्व किया करोगे, तब नहीं जब नहीं दिल करेगा नहीं सॉल्व किया करोगे। इसकी वजह से ना तो तुम लोग टेस्ट दे दे पाओगे जो किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट से एसोसिएटेड है, और ना ही तुम लोग वो प्रैक्टिस कर पाओगे जो प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो अभी तुम्हें कोई भी चैप्टर जब तुम पहली बार पढ़ते हो तुम्हें लगता है कि हाँ ये फॉर्मूला याद रखने वाला है, ये फॉर्मूला याद रखने वाला है। जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम इतनी बार उस चीज को अप्लाई कर देते हो, उतनी बार उस चीज को तुम लिख देते हो उस फॉर्मूला को, कि तुम्हें ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती है। तो अगर तुम, है ना, अगर तुम टाइम पे अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, अपनी प्रिपरेशन ऐसे शुरू करो कि किसी भी तरीके का बैकलॉग ना आए, क्योंकि तुम एक प्रॉपर स्केड्यूल से पढ़ रहे हो। जेई मेन के पीवाई क्यूज करो ताकि दोनों मोटिव अटेन हो जाए, कि एक तो बिकॉज तुम्हारी मैथमेटिक्स सॉल्विंग जो प्रोसेस है वो स्लो है, वो भी बिल्ड हो जाए, और किस लेवल तक का पेपर आ सकता है उस लेवल तक के लिए भी तुम प्रिपेयर कर लो। अगर तुम ऐसे प्रिपेयर करोगे तो टेस्ट भी दे पाओगे, डीपीपी भी सॉल्व कर पाओगे, और इस तरीके से एटलीस्ट अपने सिलेबस को ना दिसंबर एंड तक कंप्लीट करो। मैं नहीं बोलूंगी जनवरी मिड तक कंप्लीट करो, बिकॉज दैट इज नॉट द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव एवर गिव्ड। मैं ये मानती हूँ कि दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो बचे हुए 4 महीने हैं ना, उसमें मल्टीपल रिवीजन करो, डिटेल्ड रिवीजन करो 2.5 महीने का। उसके बाद जो बचे हुए तुम्हारे 1.5 महीने बचे हुए उसके अंदर और ज्यादा क्विक रिवीजन करो, तो ताकि रिवीजन का काउंट तुम्हारा बढ़ पाए, रिवीजन के टाइम पे तुम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। इंपॉर्टेंट है कि तुम दिसंबर एंड तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। बस यही बातें मुझे बतानी थी, और यही स्ट्रैटेजी है बच्चों जो मैं अपने बैचेस में भी लगा रही हूँ। तो कोई भी बच्चा अगर मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिनिक्स 3.0 मेरा आखिरी बैच है नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, जो लाइव बैच है। मतलब आप लाइव आके मुझसे पढ़ सकते हैं, और इसी बैच के अंदर बच्चों वेक्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, काइनेमैटिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं मंडे 4 बजे से। तो अगर कोई भी बच्चा बैच खरीदना चाहता है तो आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फिजिक्स के बैच को ले रहे हैं, है ना। अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लो, जितने भी टीचर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो नीट के लिए पढ़ाते हैं, उन सबके बैचेस, उन सबके टेस्ट सीरीज, उन सबके डाउट क्लियरिंग सेशन सब तुम्हारे लिए अनलॉक होगा। तो आप सिंपली जीएनटी कोड की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ 4499 में पूरे के पूरे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लगे कि यार अनअकैडमी प्लस के फीचर्स हमारे लिए इनफ नहीं है,
कि जैसे अनअकैडमी प्लस के अंदर सारे टीचर्स के सारे बैचेस टेस्ट सीरीज का एक्सेस है। हमारे जो अनअकैडमी के मॉड्यूल्स हैं वो भी तुम लोगों को सॉफ्ट कॉपी वर्जन में ऐप के ऊपर मिलते हैं। हमारे जो 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है वो भी तुम्हें ऐप के ऊपर मिलता है ना। तो पढ़ने लिखने वाला सारी चीजें ऐप के ऊपर है। लेकिन मान लो अगर तुम्हें ये है कि यार हमें ना, ठीक है, हमें ये सारी चीजें तो मिल गई कि जिससे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि पढ़ना कहाँ से है। लेकिन अगर तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है कि पढ़ते वक्त भी हमें मुश्किलें आएंगी, तो हम लोगों को मेंटरशिप चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे घर पे मॉड्यूल्स डिलीवर हो, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आपको इससे भी एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर अगेन आइकॉनिक के सारे बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा आप जिस भी बैच में एनरोल करोगे ना, उससे एसोसिएटेड एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आपको उस व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ऐड किया जाएगा, आपको 100 क्लब के अंदर ऐड किया जाएगा, जहां पर जो हमारे नीट के रैंकर्स हैं, जैसे सोएब आफ्ताब हो गया या फिर जानवी हो गए, ठीक है, तो ये दोनों वीकली बेसिस के ऊपर एक दिन आते हैं, तुम्हारे साथ वीडियो जूम सेशन करेंगे और तुम अपनी सारी क्वेरीज तुम उनको बता सकते हो, उनकी मेंटरशिप ले सकते हो, और जो भी तुम लोगों को दिक्कतें अपने नीट के प्रिपरेशन में आए उसको हाथों हाथ उन सारी दिक्कतों को तुम खत्म कर सकते हो। और आइकॉनिक प्रो के अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना हमारे, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देख लो एक बार तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो देखो मेरा प्लान तो यही है भाई कि दिसंबर एंड तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगी। क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें और कहीं देखने को नहीं मिलेगी जितने अपन क्लासेस में करते हैं। जितने भी फिजिक्स की टॉप बुक्स हैं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेन के पीवाई क्यूज है, क्लास के अंदर होंगे और हो रहे हैं। दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर अपना एक डिटेल्ड क्रैश कोर्स आएगा, अगेन तीनों सब्सक्रिप्शंस के अंदर वो अवेलेबल है। 2.5 महीने में दोबारा से फिजिक्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कोर्स आएगा जिसमें दोबारा से फिजिक्स को रिवाइज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से। तो मेरा प्लान इज वेरी सॉर्टेड। एक हफ्ते के अंदर 4 क्लासेस हैं, एक हफ्ते के अंदर 5 क्लासेस हैं, जिसके अंदर 4 अपनी नॉर्मल क्लासेस होती हैं, जिसमें जो 2 घंटे की होती है शाम को 4 बजे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे हम लोग सिलेबस को कवर करते हैं। हम लोग इन क्लासेस के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन बिकॉज देर इज नो हार्म इन डूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैं सैटरडे को 4 बजे एक टीसी एडवांस प्रैक्टिस सेशन भी रखती हूँ, ताकि पूरे हफ्ते में अपन ने जो कुछ भी किया है हम लोग उसको उसकी एडवांस प्रैक्टिस कर सके वीकली बेसिस के ऊपर। तो अगर आप मेरी मेंटरशिप में आना चाहते हैं, तो जो इकलौता मेंटरशिप कोड है जीएनटी, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की मेंटरशिप मिलती है, वाइल सब्सक्राइबिंग यू कैन यूज द कोड जीएनटी। आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बिकॉज आपने हमारा मेंटरशिप कोड लगाया है, आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप में भी ऐड होंगे। तो सब्सक्राइब कर लो जीएनटी कोड की हेल्प से। इस तरीके का स्क्रीनशॉट तुम्हारे मेल पे आ जाएगा, इस मेल का स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे भेज दो। यू विल बी एडेड टू द मेंटरशिप ग्रुप विद इन 12 आवर्स। तो ये स्ट्रैटेजी है, इसी स्ट्रैटेजी का तुम्हें ख्याल रखना है, इसी स्ट्रैटेजी से मैं पढ़ा रही हूँ। प्लीज ध्यान रखना इन सारी बातों का बच्चों, क्योंकि ड्रॉप लेना ना अपने में ही काबिलियत तारीफ बात होती है। पता है, बड़ी हिम्मत लगती है जब तुम अपने दोस्तों को देखो वो थोड़े से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि यार हमने मतलब हम थोड़े से पीछे रह गए। तो बैटल होता है, ड्रॉपर होना एक बैटल होता है, और इस बैटल में उतरना भी एक काबिलियत तारीफ बात है। हिम्मती बच्चे हो कि तुम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। अब एक बार तुमने डिसीजन ले लिया है ना, एक बार तुमने हिम्मत दिखा दी है, अब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाना। बिल्कुल प्रॉपर कंसिस्टेंसी से पढ़ना, टेस्ट देते हुए, डीपीपी देते हुए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी, आई एम हियर टू हेल्प यू। दिस इज योर चैनल, दिस इज योर कमेंट सेक्शन, you can always let me know whatever query you have in the comment section. That is all everyone. Thank you so much. Take very good care of yourself. Adios.